और सबसे बड़ी कमी तो ये है कि पानी को ड्रेन आउट करने का इनका सिस्टम ठीक नहीं है। ड्रेनें जो बनी हैं उनकी सफाई नहीं है। जो मोटरें लगाई थी वो भी बंद पड़ी हैं। आज 1 एकड़ पर 25,000 रुपये कम से कम खर्च आता है। सरकार ने कम से कम 50-60 हज़ार रुपये मुआवजा किसान को फसल की खराबी का देना चाहिए। वोट चोरी कैसे होते है? वोट चोरी शाम को 5 बजे तक वोटिंग का समय है, बंद हो गई, सील हो गया सब कुछ, तो गिनती शुरू होती है उससे पहले तक किस तरह से वोट परसेंटेज बढ़ जाती है, ये वोट चोरी है। और इसी की वजह से 2 दिन पहले सैनी ने कहा कि वह सरकार हमारी बनेगी, हमने इंतजाम कर रखा है, ये इंतजाम था, और यही चोरी, वोट चोरी है। पहले सेखिया कमीशन ने इंक्वायरी करी, CBI ने असिस्ट करा, बिल्कुल क्लियर कर दिया है भाई किसने कराए हो। उस रिपोर्ट के अंदर साफ लिखा है ओम प्रकाश चौटाला, उसका बेटा अजय और इन लोगों ने सारा सब कुछ करवाया। इंक्वायरी रिपोर्ट सरकार के पास है, सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान हैं जो राजनीति के दिग्गज हैं, जिन्होंने कई चुनाव लड़े हैं और राजनीति में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी जिन्होंने देखे हैं। हम बात कर रहे हैं आनंद सिंह दंग की। दंग साहब, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप सबका स्वागत, वेलकम, थैंक यू। दंग साहब, अगर हम देश की बात करें या हम खासतौर पर हरियाणा प्रदेश की बात करते हैं और पंजाब की बात करते हैं, तो इस समय हरियाणा प्रदेश जो है एक बड़ी विपदा के साथ जूझ रहा है। जहां देखिए वहां पर पानी का मंजर है, हर जगह तबाही हमें देखने को मिल रही है। तो इस आपदा की घड़ी में क्या कदम उठाने चाहिए, किस तरीके से हम इससे लड़ सकते हैं? देखो, ये प्राकृतिक आपदा है, बारिश का मौसम में बारिश होती है, लेकिन उसको व्यवस्थित ढंग से सुलझाने के लिए सरकार की जिम्मेदारी होती है। और आज मैं कह सकता हूँ कि सरकार की बहुत ही बड़ी लापरवाहियाँ हैं। पहले तो पानी था ही नहीं, और पानी आया तो चारों तरफ भरा हुआ है। इसका ड्रेन आउट करने का कोई इन्होंने साधन नहीं जुटाए, और किसी तरह से भी जो एक अन्नदाता है जो 6 महीने फसल अपनी तैयार करके उगा करके मेहनत करके उसको पकाता है, और वो उसके आगे से थाली से उठने वाली बात है आपकी बार। और सबसे बड़ी कमी तो ये है कि पानी को ड्रेन आउट करने का इनका सिस्टम ठीक नहीं है। ड्रेनें जो बनी हैं उनकी सफाई नहीं है, उनका लेवल ठीक नहीं है, और समय पर उनको जो होना संभाल करके उनका काम नहीं किया जाता। अब जैसे ड्रेन की सफाई की बात होती है, बारिश आती है हमारी जून-जुलाई में, जून के लास्ट में आ जाती है, जुलाई अगस्त तक होती है। जो अगस्त सितंबर से 15 सितंबर तक का मौसम होता है बारिश का। लेकिन उसको निकालने के लिए सीधा एक ही ड्रेन आउट करने का ही रास्ता है, और वो रास्ता आज चारों तरफ आप जहाँ भी जाएंगे सब ओवरफ्लो मिलेगा। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि टाइम पर नहरों की ड्रेन्स की सफाई नहीं करी गई। ये टेंडर करते हैं जा कर के मई लास्ट में जा कर के, और जून में जो है ना बारिश आ जाती है, उससे पहले इनका काम सफाई का शुरू भी नहीं होता। तो वो यूं का यूं झंझाड़ खड़े पड़े हैं नहरों में, ड्रेन्स में, और पानी कहीं निकलने का रास्ता नहीं है। उसी का ये कारण है सबसे बड़ा कि आज चारों तरफ पानी पानी नज़र आता है। और अब जो सरकार ने एक और भी गलत स्टेप लिया है, जो मोटरें लगाई थी वो भी बंद पड़ी हैं। आज कहते हैं कि आगे पानी जाने का रास्ता ही नहीं है। ये हमेशा जाता था, तो अब की बार क्या दिक्कत आ गई? सारी ड्रेनें बंद पड़ी हैं, सारी मोटर जो लगाई पानी निकालने के लिए वो बंद पड़ी है। एक फसल तो बर्बाद हो ही गई, अगली की बिजाई की उम्मीद नहीं है। तो इससे किसान का बहुत बुरा हाल है। सरकार को इसके ऊपर सोचना विचारना चाहिए, और बढ़िया ढंग से आने वाले समय में इसका खराबा जो हम कहते हैं खराब हो गई फसल, तो उसका मुआवजा सरकार की जिम्मेदारी बनती है। 1 एकड़ पर बिजाई करने में 25,000 रुपये कम से कम खर्च आता है, और उसके बाद अगर कोई पट्टे पर ज़मीन किसी ने ले रखी है तो 60 और 70 हज़ार रुपये से कम कोई ज़मीन किसी को नहीं मिलती। सीधा 1 लाख रुपए का नुकसान है। वो तो खाली इसकी मेहनत का है, जो उपज होकर के थोड़ा बहुत रोटी रोजी का धंधा बनता है वो सारा साफ है।
तो इस हिसाब से मैं कहूँगा कि सरकार ने कम से कम 50-60 हज़ार रुपये मुआवजा किसान को फसल की खराबी का देना चाहिए और अगली फसल बूझे उसका किसी तरह से भी कुछ इंतजाम करा जाए। दंगे साहब, आपने 1975 की बाढ़ भी देखी होगी, आपने 95 की बाढ़ भी देखी होगी, और अब के जो मौजूदा हालात हैं आप वो भी देख रहे हैं, तो पहले और अब में अंतर कितना है? पहले उसमें अंतर बहुत है। एक तो उस टाइम पानी जो बरसा तो सीधे रास्ते थे, जो नेचुरल फ्लो था उसके हिसाब से पानी आगे निकल गया, ज़मीन भी पानी को पीती थी। अब उसके बाद सारे सिस्टम बदल गए, ज़मीन की का भी मतलब सिस्टम ख़राब हो गया क्योंकि वाटर लॉगिंग ज़्यादा आ गई। उसमें उस टाइम मैंने देखा था 95 में मिनिस्टर था, उस समय रेवेन्यू मिनिस्टर था, ज़मीन पानी पीने लग रही थी, चिड़चिड़ा जो है ना बुले उठते थे। आज सब कुछ फ्लो है, जितना पानी ऊपर से आ गया वो उतना का उतना, तो ज़मीन पानी बगा रही है, पानी उल्टा बगा रही है। उसका साधन यही है कि बढ़िया ढंग से ड्रेन बना करके इसको ठीक ढंग से करा जाए ताकि आगे भविष्य में किसान मरने से बच जाए। और अब बढ़िया ढंग से सर्वे करवा करके अब तक हो जाना चाहिए था। अब तक स्पेशल गिरदावरी के ये पोर्टल नहीं खुलता। क्या है पोर्टल? पोर्टल तो किसान को उड़ जाने का है। 70-80-90% लोगों को तो ये नहीं पता कि पोर्टल है क्या। स्पेशल गिरदावरी करो, गिरदावरी में सारा आ जाएगा कौन सी ज़मीन में कितना पानी है, कितना नुकसान है, कितना खराब है, उसके हिसाब से किसान को मुआवजा दे। सबसे ज़रूरी बात आज के दिन इसमें राहत देने के लिए यही है। क्या सरकार को आपदा घोषित करनी चाहिए यहाँ प्रदेश में? जो अब से पहले कर देनी चाहिए थी, अब से पहले कर देनी चाहिए थी। अब तो मौसम ही ख़त्म हो गया और बारिश का मौसम चला गया। 2 महीने से खेत भरे पड़े हैं बुरी तरह से। अगर ठीक ढंग से सिस्टम होता तो शायद फसल बच जाती। अब तो टोटली ख़राब है और उस खराबे का जो होना तुरंत हिसाब से उसका गिरदावरी वगैरह करवा करके पोर्टल रोड करके चक्कर मना पड़ करके सीधा मुआवजा किसान को देना चाहिए ताकि उसकी रोटी रोटी का थोड़ा बहुत साधन हो सके। धनी साहब, मैं आपसे राजनीतिक सवाल भी करना चाहूँगा कि जिस तरीके से पिछले दिनों आप लोगों ने जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नियुक्त किए हैं, तो काफ़ी सारे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आप लोगों ने जो दिग्गज नेता थे उनको दरकिनार करके जो कमज़ोर लोग थे उन्हें ये कुर्सी सौंपी है जिलाध्यक्ष की। नहीं, कार्यकर्ता कमज़ोर कोई नहीं होता। जो फील्ड में आकर के काम करता है उसको कमज़ोर नहीं कह सकते। अब चाहे कोई बड़ा लीडर है वो भी कार्यकर्ता के ऊपर बेस्ड है। एक आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता, टीम वर्क से होना चाहिए। और जो भी हाई कमांड ने जिस ढंग से किया है वो मेहनत करेंगे, काम करेंगे और पार्टी के लिए आगे बढ़ने का रास्ता देंगे। भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि जो वो एससी और ओबीसी को आगे निकाल रहे हैं, और जो रोहतक की बात करते हैं, हम झज्जर की बात करते हैं, तो पूरी तरीके से जाट बेल्ट है। तो यहाँ पर जिस तरीके से आप लोगों ने ओबीसी को और एससी को जिलाध्यक्ष बनाया है, तो क्या अभी इन वर्गों को साधने की कोशिश कर रहे हैं? एक तरफ तो आप बीजेपी कह रहे हो कि भाई ये वर्ग उस तरह से कर रखे हैं। अब यहाँ पर जाट बाहुल क्षेत्र है और यहाँ पर एससी को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया है, बीसी को शहरी प्रेसिडेंट बनाया है, तो इससे बढ़िया और क्या होगा। हर आदमी को साथ लेकर चलने वाली कांग्रेस की हमेशा नीति है। इनके तो ढकोसले हैं सारे, बीजेपी के तो टोटली ढकोसले हैं, कहीं कुछ नहीं, कहीं पन्ना प्रमुख बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, लेकिन फील्ड में क्या है इनका। ये तो जैसे भी है जो भी चल रहा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो बनाए गए हैं मैं उसमें ज़्यादा कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन अब अभी तक आपकी पार्टी नेता प्रतिपक्ष का ऐलान नहीं किया है। वो ऊपर का काम है, हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में कौन कौन, क्या आप भी हैं? मैं नहीं, मैं तो बेटा एमएलए बन गया, अब मैं फ्री हूँ, पार्टी का काम कर रहा हूँ। कुछ चर्चाएं चल रही थी पिछले दिनों की, हो सकता है कि आनंद सिंह डांगी भी इस दौड़ में हो। ना, मैं नहीं हूँ। एक अभय चौटाला जगह जगह रैलियां करके एक बात को उठा रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के साथ मिलकर राज को खो दिया। बीजेपी के साथ कैसे मिल करके राज खो दिया? काम करा है भूपेंद्र हुड्डा ने, 10-11 साल हो गए सरकार गए हुए। इस पार्टी को अगर ठीक ढंग से संभाल के रखा है तो उसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। जिस व्यक्ति ने इस प्रदेश को डेवलपमेंट दिया तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। ऑलराउंड डेवलपमेंट पूरे प्रदेश के अंदर, अनेकों संस्थाएं,
अनेकों साधन, सड़कें, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, सारे जितने के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करे। ये एक तो बता दें 11 साल में पूरे प्रदेश में एक ये बता दें कि भाई ये संस्था हमने खड़ी कर दी बीजेपी वाले। टोटली किया जितना किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। और प्रदेश का नाम जो पिछले राज में बहुत नीचे था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में हर तरह से डेवलपमेंट के हिसाब से, कानून व्यवस्था के हिसाब से, हर तरह से एक नंबर पर ला करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया। आज फिर वही फिसंडी सौदा है। रोज़ाना अनेकों तरह के जो अपराध हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, डकैतियाँ हो रही है, चोरी हो रही है, छीना झपटी हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, सब कुछ ऐसे चल रहा है। फिर कहते हैं हमारा राज ऐसे थोड़े हो। राज तो राम राज जिसको हम कहें ना, हर आदमी अपनी मर्जी से अपने हिसाब से अपना काम करे, सुख से जिए, अपने हक अधिकार के हिसाब से चले और पूरे भाईचारे के साथ हमारा प्रदेश तरक्की और उन्नति करे। वो कहीं भी कुछ नहीं। आज कह रहे थे कि पूरा प्रदेश ये आवाज़ दे रहा था कि इस बार जो है कांग्रेस सरकार बन रही है। तो आपको क्या लगता है कि आपका लंबा तजुर्बा रहा, आपने 9 चुनाव लड़े हैं, तो आपको क्या लगता है चूक कहाँ पर हुई है? वो थोड़ी बहुत चूक भी हो सकती है, लेकिन अब इस विषय में जाए कहने की कोई क्या कुमारी शैलजा वजह है इसकी? ना कुमारी शैलजा ना भूपेंद्र हुड्डा कोई नहीं है। हैं तो सारे सामूहिक रूप से हैं, ना कोई भी नहीं है। इसमें सारी गड़बड़ है। अब ये जो आज जो वोट चोरी की बात चल रही है, क्या है ये वोट चोरी? आप बताओ, आप पत्रकारिता करते हो, थोड़ा सा मेरे को बताओ, ये ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि कहीं हुई वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी क्या कैसे होती है वोट चोरी? आज वोटिंग होगी, शाम को 5 बजे तक वोटिंग का समय है, बंद हो गई, सील हो गया सब कुछ। सील के बाद 17 नंबर फार्म होता वो भर करके दे दिया। इस वोट पर बूथ पर इतनी वोट पड़ी, इतनी महिलाओं की, इतने आदमियों की पड़ी, टोटल सील हो गया, जमा हो गया। उसके बाद जब तक गिनती शुरू होती है उससे पहले तक किस तरह से वोट परसेंटेज बढ़ जाती है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 5%, 7%, 10% तक बढ़ती है ना, ये वोट चोरी है। और इसी की वजह से 2 दिन पहले सैनी ने कहा कि वह सरकार हमारी बनेगी, हमने इंतजाम कर रखा है, ये इंतजाम कर, और यही चोरी, वोट चोरी है। 1% का भी फर्क नहीं है टोटल वोट्स में। बीजेपी की सरकार बनी है, हमारे से 1% से भी कम ज़्यादा वोट बीजेपी के हैं, और वो सारी चोरी की बात है सर। राहुल गांधी ने भी कहा है और दीपेंद्र हुड्डा ने भी कहा है कि जल्द ही हम हरियाणा को लेकर खुलासा करेंगे। तो क्या आपके पास कोई पुख्ता सबूत आए हैं? मैं इस लाइन में नहीं हूँ। वो पार्टी का काम है, हाईकमांड का काम है, वो सारी चीज़ जो भी है वो ला कर दे देंगे। क्या आप ये बात तो मानते हैं कि वोट चोरी होते हैं? ये तो ये सामने की बात है, प्रूफ है। तो जिस प्रकार से आप बताओ, वोट पड़ गई, सारा टोटल रिकॉर्ड हो गया, इवन आदमी, पुरुष और महिलाओं का सारा टोटल डाटा आ गया, और प्रिजाइडिंग अफसर ने लिख करके दे दिया कि इस वोट पर इतनी वोट पड़ी हैं। और उसके बाद जमा होने के बाद घटा बढ़ी परसेंटेज का ऊपर नीचे जाना, वो चोरी है, और वही हुआ। क्या आनंद सिंह दांगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज हैं? नो, मेरा भाई है बड़ा, हम किस लिए नाराज? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि आपकी टिकट अनाउंस होने से पहले ही आपने नामांकन भर दिया था, और आपके नामांकन में कितनी बड़ी बात थी वह। टिकट अनाउंस होने से पहले पार्टी ने कह दिया भरो अपना फॉर्म। क्या कहना चाहते आप? कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आपके नामांकन में नहीं पहुंचे थे? मिसेज हुड्डा आई, मिसेज भूपेंद्र हुड्डा आई, हम एक परिवार के सदस्य हैं, हम भाई हैं छोटे बड़े। किसी तरह कोई गलतफहमी किसी के हो तो वो निकाल दे। हम हर तरह से दुख सुख के और पॉलिटिकली एक दूसरे के साथी हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा था कि पिछली बार जो आप चुनाव हारे उसमें कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आता है। वो कई पुरानी बात, किसी का कुछ नहीं, कर्म किस्मत की बात होती है सारी। दांगी साहब, एक महम कांड की बात जरूर आती है, जब भी आपसे बात होती है तो कहीं ना कहीं वो बात निकल कर आ जाती है। वो बहुत पीछे गया, कई साल हो, 30-35 साल हो गए, अब क्या रखें हम बात, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन उसमें ये जानना चाहूँगा कि जब महम कांड हुआ था तो उसमें तकरीबन 10 लोगों की मौत भी हुई थी। तो क्या
आप भी सरकार में रहे, आप भी मंत्री रहे, और जिस तरीके से नेलो पार्टी पर आरोप लगे वो भी सरकार में रहे, वो भी मंत्री रहे, लेकिन क्या उन लोगों को न्याय मिल पाया? वो सरकारों की नाकामी है। इंक्वायरी करने की जो एजेंसी है उनकी नाकामी है। पहले शेखिया कमीशन ने इंक्वायरी करी, सीबीआई ने सीज करा, बिल्कुल क्लियर कर दिया है भाई किसने कराया हो। उस रिपोर्ट के अंदर साफ लिखा है ओम प्रकाश चौटाला, उसका बेटा अजय और इन लोगों ने सारा सब कुछ करवाया। रिपोर्ट में लिखा है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज की रिपोर्ट में वो लिखा है। वह इंक्वायरी रिपोर्ट सरकार के पास है, सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी। ये बड़े लोग जो है ना, ऊपर वाले लीडर हैं, ये एक दूसरे से जो है ना वो करते हैं ना, तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। सरकार में तो आप भी रहे हैं, आपके भी आदमी थे, मैं उस लेवल पर नहीं। तो न्याय, लेकिन अभी तक उन लोगों को न्याय नहीं मिला है, तो क्या अब ये मान ले कि उन लोगों को अब कभी न्याय नहीं मिलेगा? नहीं, न्याय तो वैसी घटनाएं घटती हैं उसमें। एक मिनट में वो प्रजातंत्र का आनंद था। एक मैं जोर जबरदस्ती भी जो उसने करी उस हिसाब से सारी करी, लेकिन पब्लिक के सामने कोई कुछ नहीं होता। पब्लिक है। अब ये देखो 3 देशों में क्या हो गया, पब्लिक ने तो कराया है। कहीं रोष आया तो उसी में हुआ ना, उनके प्रति रोष था। उस रोष में जो है ना लोगों ने हमारा साथ दिया और उनको यहाँ से भागना पड़ा। सीधी राजनीति यही। आप एक शहीदी दिवस के रूप में मनाते थे कि जो एक पूरा ये मामला हुआ था, जो लोग इसमें शहीद हुए थे, तो क्या अब भी आप मनाते हैं, उसे बंद कर दिया गया है? कभी कभी मन जाता है, रेगुलर नहीं बन रहा। अब की बार है विचार बनाने का। क्या कुछ के पीछे कोई ठोस वजह थी जो आप इसके, आपने उस टाइम कहा था कि लोग कहते हैं कि आपने कहा था कि इसको हम हर साल मनाएंगे? बस कई बार हो जाती है बात इस तरह से जिससे जो है वो बात निभ नहीं पाती, लेकिन हालात के हिसाब से सारा राजनीति के हिसाब दूसरे ढंग के हो गए उसमें। लेकिन मैं उनके साथ हूँ। हमने उन परिवारों को नौकरी भी दी, फाइनेंशियली भी उनकी मदद करी, और आज भी वो सारे परिवार मेरे साथ हैं। लेकिन न्याय नहीं मिल पाया। न्याय अगर कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई होती तो न्याय लेकिन कुदरत ने दिया। ओम प्रकाश चौटाला और उसका बेटा दोनों 10 साल जेल काट के आए हैं। क्या है जेबीटी का रिजल्ट? आज तक कभी सुनी है? 6 महीने की सजा इस मामले में इस तरह की चीज, और उन्होंने 10 साल जेल काटी है। प्रजातंत्र में और हर तरह से भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। उस देर में उजाला हुआ और 10 साल सजा काट करके आए दोनों। जो उन अननीति से राज करने की कोशिश की, जुल्म अत्याचार करें, अपनी महत्वाकांक्षा करने के लिए प्रजातंत्र का हनन किया, उसी का रिजल्ट यह है कि दोनों 10 साल तक जेल में काट गए। दंगे साहब, अगर हम मौजूदा सरकार की हम बात करें तो एक क्राइम को लेकर सवाल बहुत उठ रहे हैं प्रदेश में, और आपने देखा होगा कि सीएम साहब ने विधानसभा के अंदर कहा कि क्राइम अब से ज़्यादा पहले होता था, पहले एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। कुछ भी रख दो सामने मुँह आए जो, लेकिन बात तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज प्रदेश का क्या हाल है जो इसमें कानूनी व्यवस्था के अंदर चारों तरफ हाहाकार का माहौल है। मतलब लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, आगे मतलब चोरी हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं। कोई आदमी किसी तरह से आज सुरक्षित नहीं है। यही एक सरकार का काम होता है कि अपने लोगों को बड़ी आराज दे, लेकिन आज बिल्कुल व्यवस्था खराब है। एक सरकार ने अपना एक वादा पूरा किया। सरकार ने कहा था कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हम महिलाओं को 21 रुपये देंगे, तो आप क्या कहेंगे इस पर? दे दिए। 11 साल हो गए सरकार को बने, इनकी को, बीजेपी को क्या दिया? बुढ़ापा पेंशन के लिए इन्होंने कहा था कि 6 महीने के अंदर 5,000 रुपये देंगे, आज तक नहीं, 3,000 मुश्किल से जाएगा। आज तक हो गए 11 साल। कहने का कुछ होता है, करने की बात आती है ना, जब बात को होती है। भिवानी में एक मनीषा हत्याकांड हुआ था, उसको लेकर आपको क्या लग रहा है कि सरकार उस मामले को दबा रही है या इंक्वायरी फेयर तरीके से हो रही है? अब सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, देखो क्या निकल कर गया है। सीबीआई इंक्वायरी की बात तो कुछ करने की बात नहीं रहती।
लेकिन जो सरकमस्टांसेज हैं, हालात हैं, उसके हिसाब से वो एक बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी हुई बच्चे के साथ, बहुत गलत हुआ है। और उसमें इस ढंग से जो इन्वेस्टिगेशन चली, कभी 3 बार की एक डेड बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों करवाना पड़ा, किस लिए? पोस्टमार्टम तो एक बार ही होता है और एक में ही रिजल्ट आते हैं, और तीनों रिजल्ट डिफर कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। सारा सब कुछ इस तरह से हो रहा है, कोई कानून व्यवस्था नहीं, कोई न्याय की बात नहीं। जिस तरीके से सीबीआई पर सवाल उठते रहते हैं, तो क्या ऐसे में हम मान सकते हैं कि सीबीआई जो है फेयर इंक्वायरी करेगी? देखेंगे, देखते हैं। सीबीआई ने तो बाद में मैम की भी इंक्वायरी करी, उसने कह दिया कोई घटना ही नहीं हुई। आज तक तो सीबीआई ने किसी को न्याय दे करके जेल में नहीं भिजवाया। ये तो उड़ जाने वाली बातें हैं सारी की सारी। प्रमाण खत्म हो जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, सारा मामला ऐसे ही है। आनंद सिंह दांगी का अब कांग्रेस में क्या रोल रहेगा? मैं वर्कर हूँ कांग्रेस पार्टी का, अपने लोगों में रह करके दुख में शामिल होकर के अपना काम करने लग रहे हैं, और पार्टी का जहाँ जो आदेश होगा उसके लिए खड़े हैं तत्पर। तो चलिए दोस्तों, आनंद सिंह दांगी साहब तो से यही कहना है कि उनकी अब एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक वर्कर के तौर पर कांग्रेस में भूमिका रहेगी, और पार्टी जो भी आदेश करेगी उन्हें वो आदेश मंजूर होगा। और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जो खबरें पहले निकल कर आ रही थी कि कहीं कोई नाराज़गी है, लेकिन साफ तौर से आनंद सिंह दांगी ने कहा कि ये छोटे और बड़े भाई हैं, इनके बीच कोई भी मनमुटाव नहीं है। दांगी साहब, हमसे बातचीत करने के लिए हमारे लिए तो कभी आई नहीं भूपेंद्र हुड्डा के दांगी के डिफरेंसेस, कभी कहीं नहीं आई कोई बात, आप बनाने लग रहे हैं।